नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लेकर आते हैं खबरें राजनीति, खेल जगत, मनोरंजन, देश और दुनिया से। एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आसिफ गुलाटी गुम्बर। तो देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। भारत दौरे पर आए नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड आज राजधानी नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के साथ करेंगे मुलाकात। प्रधानमंत्री और उनके नेपाली समकक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड के बीच आज द्विपक्षीय वार्ता होगी। बातचीत में ऊर्जा, संपर्क, व्यापार जैसे क्षेत्रों में भारत नेपाल सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा सकता है। दोनों देशों की प्राथमिकता वाले अहम क्षेत्रों में से एक बिजली क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाना शामिल। बिजली क्षेत्र में सहयोग पर पिछले साल अप्रैल के भारत नेपाल संयुक्त बयान को मील का पत्थर माना जाता है। नेपाल भारत को करीब 450 मेगावाट बिजली का निर्यात करता है। उम्मीद है कि दोनों प्रधानमंत्री भारत नेपाल विकास साझेदारी की भी समीक्षा करेंगे, जो द्विपक्षीय संबंधों का अहम स्तंभ है। दोनों देशों के बीच वित्तीय संपर्क को मजबूत बनाने पर भी चर्चा हो सकती है। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मिलने का कार्यक्रम। इससे पहले बुधवार को नेपाल के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। पुष्प कमल दहल प्रचंड कल सुबह इंदौर जाएंगे। नेपाली प्रधानमंत्री उज्जैन में प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर और इंदौर में एक IT/SEZ जोन भी जाएंगे। दिसंबर 2022 में कार्यभार संभालने के बाद पुष्प कमल दहल प्रचंड की भारत की पहली द्विपक्षीय यात्रा। प्रचंड के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर की जमीनी हकीकत और हिंसाग्रस्त इलाकों में हालात का जायजा लेने के बाद आज इम्फाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इससे पहले अमित शाह ने सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए कल सुरक्षा संबंधों की समीक्षा की। उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों से मुलाकात कर राज्य में शांति बहाल करने पर विचार विमर्श किया। गृह मंत्री ने मणिपुर दौरे के तीसरे 3 दिन कल सीमावर्ती कस्बे मोरे में कुकी और अन्य समुदायों के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। इस दौरान शांति बहाली से जुड़े प्रयासों पर विस्तार से चर्चा की गई। कुकी और अन्य समुदाय के प्रतिनिधि मंडलों ने मणिपुर में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सरकार के सभी प्रयासों के प्रति मजबूत समर्थन व्यक्त किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने मोरे में ही वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को राज्य में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। केंद्रीय गृह मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शांति भंग करने के किसी भी प्रयास को तुरंत सख्ती से निपटा जाए। गृह मंत्री ने कई राहत शिविरों का दौरा कर लोगों से मुलाकात की। अमित शाह ने कांगपोकपी में एक राहत शिविर का दौरा किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इम्फाल में मेतई राहत शिविर का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने राहत शिविर में शरण लिए लोगों से भी बातचीत की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से 2 देशों दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया की यात्रा पर जाएंगे। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में लेंगे हिस्सा। डॉक्टर जयशंकर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही वो दक्षिण अफ्रीका की विदेश मंत्री नालेदी पेंडोर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। डॉक्टर जयशंकर ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। विदेश मंत्री का केप टाउन में भारतवंशियों के साथ बातचीत का भी कार्यक्रम। अपनी यात्रा के दूसरे चरण में डॉक्टर जयशंकर 4 से 6 जून तक नामीबिया के दौरे पर रहेंगे। ये किसी भी भारतीय विदेश मंत्री की नामीबिया की पहली यात्रा होगी। डॉक्टर जयशंकर नामीबिया के शीर्ष नेताओं और सरकार के अन्य मंत्रियों से मिलेंगे। साथ ही अपनी नामीबिया समकक्ष नेतुम्बो नंदी नेदेत्वा के साथ संयुक्त आयोग की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्री नामीबिया में भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिलेंगे। गौरतलब है कि ये भारतीय किसी विदेश मंत्री की नामीबिया की पहली यात्रा होगी। मध्य प्रदेश के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक में आज से जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम में कमी संवेदनशीलता का एक जीवन रीति विषय पर 2 दिवसीय यूथ 20 परामर्श सम्मेलन का आयोजन होगा। यूथ 20 परामर्श सम्मेलन में 7 देशों के 19 प्रतिनिधि शामिल होंगे, जो विभिन्न समूहों में परिचर्चा में लेंगे भाग।
सम्मेलन में जनजातीय क्षेत्रों के 50 स्वयं सहायता समूह और देश भर के 400 से अधिक प्रतिनिधि ले रहे हैं भाग। सम्मेलन में युवाओं के समक्ष आने वाली चुनौतियों और उनके विकास के भविष्य की योजना पर खुली बातचीत, प्रस्तुतियों और संवाद मूलक सत्रों के लिए मंच प्रदान किया जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी चौबे उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। सम्मेलन में सतत कृषि, पर्यावरण और टेक्नोलॉजी बाजार के साथ साथ कृषि वानिकी जैसे क्षेत्रों के कई विशेषज्ञ परिचर्चा में भाग लेंगे। सरकार ने सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के लिए एक अंतर मंत्रालयी समिति की गठन को मंजूरी मिली। ये भारत में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना होगी। अभी तक कुल 1450 लाख टन भंडारण की क्षमता है, लेकिन नए फैसले से भंडारण क्षमता 700 लाख टन की बढ़ोतरी हो जाएगी। योजना को सफल बनाने के लिए नेशनल लेवल पर कमेटी बनेगी, तो दूसरी राज्य में चीफ सेक्रेटरी के स्तर पर और तीसरी जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कमेटी बनेगी। योजना को पेशेवर और समयबद्ध तरीके से लागू करने के लिए सुनिश्चित करने के साथ साथ सहकारिता मंत्रालय विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कम से कम 10 जिलों में प्रायोगिक आधार पर परियोजना को लागू करेगा। आवास और शहरी मामलों और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी आज नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से संबंधित एक कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला श्रीनगर में विश्व दुग्ध दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर होंगे शामिल। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा रहेंगे उपस्थित। विदेश और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री वी मुरलीधरन आज मलेशिया की आधिकारिक यात्रा पर होंगे रवाना। इस दौरान वो मलेशिया में तमाम कार्यक्रमों में करेंगी शिरकत। उत्तराखंड में भाजपा की पुष्कर सिंह धामी सरकार आज से महीने भर चलने वाले महाजनसंपर्क अभियान की करेगी शुरुआत। इस दौरान पूरे प्रदेश में जनता से संपर्क कर मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया जाएगा। कर्नाटक में मानसून के कारण आज से आगामी 31 जुलाई तक तटीय क्षेत्रों में समुद्री मछली पकड़ने पर 61 दिवसीय वार्षिक प्रतिबंध प्रभावी होगा। मछलियों के प्रजनन अवधि के कारण लगाया जाता है ये प्रतिबंध। आज से देश भर के कफ सिरप निर्यातकों को निर्यात की अनुमति प्राप्त करने के लिए पहले निर्दिष्ट सरकारी प्रयोगशालाओं में अपने उत्पादों का परीक्षण कराना हुआ अनिवार्य। तेलंगाना में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए आज से ईवीएम और वीवीपीएटी मशीन की प्रथम स्तरीय जांच शुरू। धर्मशाला में बौद्धों के 2 दिवसीय आध्यात्मिक कार्यक्रम का समापन हुआ। इस कार्यक्रम में बौद्ध गुरु दलाई लामा समेत देश भर में काफी संख्या में हजारों बौद्ध अनुयायी शामिल हुए। मौके पर दलाई लामा ने कहा कि तिब्बत के लोगों की छवि पूरे विश्व में अच्छी मानी जाती है और हमें इस नाम को पूरे विश्व में आगे बढ़ाना है। कार्यक्रम का आयोजन तिब्बती युवाओं द्वारा किया गया। वक्त ब्रेक का। अर्जुन, 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। आप पूरी तरह स्वस्थ रहना चाहती हैं या कुछ कम? पूरी तरह। तो खरीदते समय पूरी बात देखिए ना, +F का निशान। +F? रोज के खाने में कई पौष्टिक तत्वों की कमी रह ही जाती है, जिसका असर हमारे शरीर, दिमाग और उसकी वजह से पढ़ाई, रोजी रोटी, तरक्की हर चीज पे पड़ता है। आपकी भी। इतना खाता हूँ तब भी कमी? संपूर्ण पोषण की। इसलिए आटा, चावल, नमक, तेल और दूध खरीदते समय प्रोडक्ट पे +F के निशान पे नजर रखिए। इनमें विटामिन और आयरन जैसे तत्व नियमित और बारीक मात्रा में डाले जाते हैं, इसलिए देखने, पकाने के तरीके और स्वाद में कोई फर्क ही नहीं। कोई फर्क ही नहीं है तो डालते ही क्यों है? सिर्फ एक चीज पे बहुत फर्क पड़ता है, सेहत पे। बेटर न्यूट्रिशन फॉर अ बेटर लाइफ। Start using products with +F logo from today. ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते अन्य खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। यूपी के इटावा जिले के जंगल में एक महिला और पुरुष के शव पेड़ से लटके मिले। पुलिस
प्रथम दृष्टव्य मान रही है आत्महत्या का हमला। इटावा पुलिस के अनुसार शव कई दिन पुराने लग रहे हैं। डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर सैंपल लिए। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। मौसम बना रह सकता है सुहाना। मौसम विभाग ने कहा आज उत्तर पश्चिम भारत में गरज बिजली और तेज हवाओं के साथ हो सकती है हल्की या फिर मध्यम बारिश। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना। कई स्थानों पर हवाएं चलने और बादल छाए रहने का अनुमान। मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश की भविष्यवाणी की। कहा तमिलनाडु, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और केरल में भी तेज वर्षा की संभावना। जीडीपी के चौथी तिमाही के आंकड़े आ गए। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की जनवरी से मार्च तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 6.1%। इससे पहले दिसंबर तिमाही में आंकड़ा 4.4% था, जबकि सितंबर में 6.3% जीडीपी ग्रोथ दर्ज की गई। उधर केंद्र सरकार राजकोषीय घाटा तय लक्ष्य तक सीमित करने में कामयाब रही। लेखा महानियंत्रक ने केंद्र सरकार के 2022-23 के राजस्व खर्च का आंकड़ा जारी किया, जिसमें बताया गया कि इस अवधि में राजकोषीय घाटा 6.4 रहा। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि जीडीपी की रफ्तार उम्मीद से अच्छी रही। उन्होंने विनिर्माण क्षेत्र में हुई वृद्धि को रेखांकित किया और कहा कि निर्यात क्षेत्र में भी देश की अर्थव्यवस्था ने किया अच्छा प्रदर्शन। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वर ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में मुद्रास्फीति के घटकर 5% रहने की उम्मीद। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने यह भी कहा कि देश में विकास की संभावनाएं उज्जवल। भारत ठोस आर्थिक प्रदर्शन के लिए एक और वर्ष के लिए तैयार। केंद्र सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी कोयला कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड ने अपनी 3% हिस्सेदारी बेचने का लिया फैसला। यह हिस्सेदारी बीएसई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी निफ्टी पर 1 जून से बिक्री की पेशकश के माध्यम से बेची जाएगी। कोल इंडिया ने शेयर बाजार को जानकारी में बताया कि कंपनी के 9.24 करोड़ शेयर्स यानी 1.5% की हिस्सेदारी बेची जाएगी। इसके अलावा अतिरिक्त बोली आने पर इतनी ही बिक्री करने का विकल्प रखा गया है। ये ओएफएस खुदरा और गैर खुदरा निवेशकों के लिए 1 और 2 जून को जारी रहेगी। सरकार ने भारत में सेमीकंडक्टर फैब और डिस्प्ले फैब स्थापित करने के लिए नए आवेदन किए आमंत्रित। संशोधित सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत ये आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन आवेदन स्वीकार करेगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कंपनियों के पास परियोजना लागत के 50% राजस्व संबंधी प्रोत्साहन और भारत में सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करने के लिए संयुक्त उपक्रम की सुविधा उपलब्ध। इस तरह भारत में निर्धारित प्रौद्योगिकियों के डिस्प्ले फैब स्थापित करने के लिए परियोजना लागत के 50% राजस्व प्रोत्साहन की सुविधा उपलब्ध। असम सरकार मूल्य समर्थन योजना के तहत किसानों से सीधे सरसों की खरीद करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा सरकार ने सरसों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 5,450 रुपये प्रति क्विंटल किया, जबकि मौजूदा बाजार दर 4,500 से 4,800 के बीच है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एमके जैन ने निजी बैंकों में निदेशकों के सम्मेलन में कहा कि बैंक की प्रतिष्ठा वित्तीय स्थिरता की रक्षा के लिए प्रभावी जोखिम प्रबंधन, शासन और अनुपालन आवश्यक। सेबी ने ज्यादा जोखिम वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए अतिरिक्त डिस्क्लोजर का प्रस्ताव पेश किया। इसमें एमपीएस को लेकर किसी भी तरह की कोई छूट नहीं मिलेगी। सेबी ने ग्राहकों के कोष और प्रतिभूतियों का दुरुपयोग करने की ब्रोकरेज कंपनी कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड के पंजीकरण को किया रद्द। वाणिज्य मंत्रालय के जारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में 8 बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर 3.5% रही। मार्च 2023 में बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर 3.6% रही थी और पिछले साल इस अवधि में 8 बुनियादी उद्योगों का उत्पादन 9.5% बढ़ा। आंकड़ों के मुताबिक मुख्य रूप से कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पादों और बिजली का उत्पादन घटने की वजह से 8 बुनियादी उद्योगों की वृद्धि की रफ्तार पड़ी सुस्त। ये बुनियादी उद्योगों की वृद्धि की अक्टूबर 2022 के बाद सबसे सुस्त रफ्तार है और उस समय बुनियादी उद्योगों का उत्पादन 0.7% बढ़ा था। ट्विटर के मालिक एलन मस्क को लगा बड़ा झटका। ट्विटर की कीमत अब केवल $15 अरब, जो मस्क और उनके सह निवेशकों द्वारा प्लेटफॉर्म का अधिग्रहण करने के भुगतान किए गए $44 अरब से 66% कम। अमेज़न के कर्मचारियों के एक समूह ने छटनी कार्यालय में वापसी के आदेश और कंपनी के पर्यावरण प्रभाव से
परेशानी का वो सामना कर रहे हैं। अमेजन के कर्मचारियों ने ई कॉमर्स दिग्गज की जलवायु नीति में बदलाव, छंटनी और कार्यालय में वापसी के आदेश के विरोध में किया वॉकआउट। रूस में जर्मन दूतावास में कर्मचारियों की संख्या सीमित किए जाने के संबंधी मॉस्को के कदम के बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए बर्लिन ने उसे जर्मनी में स्थित 5 रूसी वाणिज्य दूतावासों में से 4 बंद करने के आदेश दिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता क्रिस्टोफर बर्जर ने कहा कि इस कदम का मकसद दोनों देशों के बीच कर्मचारियों और संस्थानों की संख्या को बराबर रखना। रूसी सरकार ने हाल ही में कहा कि अधिकतम 350 जर्मन सरकारी अधिकारी रूस में मौजूद रह सकते हैं। इनमें से सांस्कृतिक संगठनों और विश्वविद्यालयों में सेवा देने वाले अधिकारी भी शामिल। प्रवक्ता क्रिस्टोफर ने कहा कि इसका ये मतलब है कि जर्मनी को नवंबर तक रूस में 3 वाणिज्य दूतावासों को बंद करना पड़ेगा। उन्होंने कहा रूस को इस साल समाप्ति के बाद बर्लिन में दूतावास और एक वाणिज्य दूतावास का संचालन जारी रखने पर अनुमति देनी होगी। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ता जा रहा विवाद। अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में दक्षिण चीन सागर के ऊपर एक चीनी लड़ाकू विमान को अमेरिकी सैन्य विमान के करीब देखा गया। अमेरिका ने आरोप लगाया अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में दक्षिण चीन सागर के ऊपर चीन के एक लड़ाकू विमान ने आक्रामक रुख किया अख्तियार। चीनी लड़ाकू जेट द्वारा अनावश्यक रूप से युद्धाभ्यास किए जाने के बाद व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता ने वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच खुले संचार की आवश्यकता पर जोर दिया। पाकिस्तान की एक भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने अल कादिर ट्रस्ट मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 19 जून तक जमानत दी। ये 50 अरब रुपए से ज्यादा का कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है। जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश मोहम्मद बशीर ने इमरान खान को 5 लाख रुपए के मुचलके पर 19 जून तक के लिए जमानत दी थी। इससे पहले इमरान खान लाहौर से राजधानी पहुंचे और पहले इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष हुए पेश। अदालत ने इससे पहले 17 मई को उन्हें 31 मई तक की जमानत दी थी। वक्त एक ब्रेक का। अर्जुन, 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें सिर्फ हादसे नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती हैं हौसला, बढ़ाती हैं आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं अन्य खबरों का एक अंदाज में। वहीं इमरान खान की पार्टी से जुड़े नेताओं की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ पार्टी के 9 और सदस्यों को गिरफ्तार कर पाकिस्तानी सेना को सौंप दिया गया। अमेरिका में सरकार के खर्चों और दायित्वों को पूरा करने के लिए 31.4 ट्रिलियन डॉलर ऋण सीमा को बढ़ाने संबंधी बिल को सदन ने किया पारित। इस बिल को सदन 314 मतों से पास कर चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति और प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष केविन मैककार्थी के बीच हुए ऋण सीमा समझौते पर वोटिंग हुई। 31.4 ट्रिलियन डॉलर की ऋण सीमा हटाने से अमेरिकी सरकार को अपने ऋण पर चूक से निपटने में मदद मिलने की उम्मीद। अमेरिकी राष्ट्रपति और निचले हाउस स्पीकर केविन मैककार्थी ने 1 जनवरी 2025 तक डेट सीलिंग सीमा को हटाने का लिया फैसला। इस बिल के पास होने के बाद अमेरिकी सरकार तय लिमिट से अधिक ऋण ले सकती है। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $300 मिलियन के नए हथियार पैकेज की घोषणा की। इस पैकेज में वायु रक्षा प्रणाली और लाखों राउंड गोला बारूद शामिल। रक्षा विभाग ने कहा कि नवीनतम शिपमेंट के बाद यूक्रेन को अमेरिकी सुरक्षा सहायता का कुल मूल्य $37.6 बिलियन वो पहुंच जाएगा। पेंटागन ने कहा कि $30 करोड़ के पैकेज में पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, AIM-7 एयर डिफेंस मिसाइल, एवेंजर एयर डिफेंस सिस्टम और स्टिंगर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल शामिल। इसके अलावा पैकेज का हिस्सा हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, 155 मिलीमीटर और 105 मिलीमीटर आर्टिलरी राउंड, 105 मिलीमीटर टैंक गोला बारूद और जूनी विमान रॉकेट के लिए गोला बारूद शामिल। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव में बड़े पैमाने पर किए हमले। कीव के अधिकारियों ने कहा कि कीव के पूर्वी जिले में गुरुवार को रात के समय हुए नए हमले में 3 लोगों की मौत, कई अन्य घायल। कीव के सैन्य प्रशासन ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर कहा कि मृतकों में से 2 बच्चे थे
जो राजधानी के पूर्वी बाहरी इलाके में डेस्यान्स्की क्षेत्र में हमले में मारे गए। इससे पहले रूसी क्षेत्र में यूक्रेनी हमले में कई लोगों की मौत हुई, जिसके बाद रूस का आक्रामक तेवर दिखाई दे रहा है। कोलंबो में सीपीआई पर आधारित श्रीलंका की महंगाई दर मई में घटकर 25.2%, जिसकी वजह से संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था को कुछ मिलेगी राहत। अप्रैल में 35% से गिरावट बढ़ती हुई एक वर्ष के सबसे अधिक लेवल पर और संघर्षरत अर्थव्यवस्था के लिए आशा की किरण। फ्रेंच ओपन टेनिस पुरुष सिंगल्स में रिकॉर्ड 23वें खिताब की होड़ में लगे सर्बिया के नोवाक जोकोविच हंगरी के मार्टिन फुकोविक्स को 7-6, 6-0, 6-3 से हराकर अगले दौर में पहुंचे। इससे पहले विश्व के पहले वरीयता के खिलाड़ी स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने जापान के टेरो डैनियल को 6-1, 3-6, 6-1, 6-2 से पराजित कर दिया। नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्कराज और ग्रीस के सित्सिपास फ्रेंच ओपन सिंगल्स के तीसरे दौर में पहुंच गए। यूकी भाम्बरी और साकेत माइनेनी की भारतीय पुरुष युगल जोड़ी ने पहले दौर में आर्थर विंडरनेक और एंजो सोसाउथ की फ्रांस की जोड़ी को सीधे सेट्स में हराया। यूकी और साकेत ने अपने शुरुआती मैच में आर्थर और एंजो को 64 मिनट में 6-3, 6-2 से हराकर बाहर का रास्ता दिखाया। सेविला ने रिकॉर्ड 7वीं बार यूरोपा लीग का खिताब किया अपने नाम। बुधवार को देर रात खेले गए एक बेहद रोमांचक मुकाबले में सेविला ने पेनल्टी शूट में रोमा को 4-1 से हराकर खिताब पर अपना कब्जा जमाया। मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। मैच के आखिर तक स्कोर 1-1 की बराबरी पर रहने के बाद फैसला पेनल्टी शूटआउट में लिया गया, जिसे सेविला ने 4-1 से अपने नाम किया। ये 7वीं बार है जब सेविला ने यूरोपा लीग के खिताब पर जमाया कब्जा। इस जीत के साथ सेविला ने ला लीगा में शीर्ष 4 से बाहर रहते हुए भी चैंपियंस लीग के अगले सत्र के लिए किया क्वालिफाई। भारत की पुरुष जूनियर हॉकी टीम ने एशिया कप हॉकी 2023 के फाइनल में बनाई जगह। भारतीय जूनियर टीम ने सेमीफाइनल मुकाबले में दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराकर फाइनल का कटाया टिकट। भारत की ओर से सुनील लाकड़ास, अरिजीत सिंह हुंदल, बॉबी सिंह धामी, अंगद बीर सिंह, उत्तम सिंह, विष्णुकांत सिंह और शारदानंद तिवारी ने गोल दागे। अब खिताबी मुकाबले में भारतीय टीम का सामना पाकिस्तान से। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत की अश्मिता चालिहा ने हमवतन मालविका बंसोड़ को 21-17, 21-14 से हराकर दूसरे दौर में बनाई जगह। साइना नेहवाल ने कनाडा की वैन जू झैंग को सीधे सेट्स में 21-13, 21-7 से हराकर दूसरे दौर में बनाई जगह। पीवी सिंधु हारकर टूर्नामेंट से बाहर हुई। उन्होंने कनाडा की मिशेल ली के खिलाफ 8-21, 21-18, 18-21 से हार का सामना किया। पुरुष एकल वर्ग में भारत के लिए किरण जॉर्ज दूसरे दौर में पहुंचे। किरण ने चीन के शी यूकी को 21-18, 22-20 से शिकस्त दी। लक्ष्य सेन ने एक गेम में पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए वांग जू वई को 21-23, 21-15, 21-15 से हराया। किदाम्बी श्रीकांत को चीन के वैंग होंग यांग ने मात दी। एक कड़े मुकाबले में श्रीकांत को 8-21, 21-16, 14-21 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं सात्विक साईराज, वेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी दूसरे दौर में पहुंच गई। भुवन अरोड़ा बॉलीवुड स्टार कार्तिक आर्यन के साथ फिल्मों में आएंगे नजर। ओटीटी पर रिलीज होने वाली स्ट्रीमिंग सीरीज सर्वशक्तिमयम का ट्रेलर हाल ही में किया गया जारी। अभिनेत्री नरगिस फाकरी ने हाल ही में वाराणसी में अपने अगले प्रोजेक्ट की शूटिंग की शुरू। बॉलीवुड स्टार सारा अली खान ने बुधवार को मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा ने अपने 2024 पुरस्कार की तारीखों का किया ऐलान। अवार्ड फंक्शन 2024 में 18 फरवरी रविवार को होगा। अवार्ड की घोषणा अगले साल ऑस्कर से पहले कर दी जाएगी। एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।